इसी जमाने में आपको वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट सिखाया गया था बच्चों। एनआई में सब लोग ये समझ गए व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट, सर ये क्या बवंडर हमारे सामने आ गया? ये बवंडर नहीं है। नेशनल इनकम का कैलकुलेशन समझने के लिए बच्चों इस कंटेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस कंटेंट को नहीं समझेंगे तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए लेट्स स्टार्ट। तैयार है सब लोग भाई? तैयार हैं सब लोग? रेडी एवरीबॉडी? चलो, तो पहले कॉलम की हेडिंग है सेक्टर, सेकेंड कॉलम इज कॉस्ट ऑफ इनपुट, थर्ड कॉलम इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, चौथा कॉलम है ग्रॉस वैल्यू एडेड का। आप कहेंगे सर यहां तक तो आपने हमको पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट, ये एड ऑन किया गया है ताकि पूरा आप नेशनल इनकम के कैलकुलेशन को समझ पाए। इसी चीज को कुछ समय के बाद हम थ्योरेटिकली डेफिनेशंस में कन्वर्ट करेंगे। देयर आर 8 डिफरेंट कैलकुलेशंस फॉर नेशनल इनकम। हाउ मेनी चिल्ड्रन? 8। और 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। व्हाट इज 8 इंटू 3? 24। तो आप 24 तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमारे लिए इन 8 कैलकुलेशंस में कौन सा कैलकुलेशन सही नेशनल इनकम का होगा, बात वो करनी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अगर हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है तो हम बहुत खुश होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पैसे से खुशी नहीं आ सकती है, रियल हैप्पीनेस विल गिव यू ओनली हैप्पीनेस। तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो कंट्रीज हैं, ये अपने जीडीपी, अभी आप पढ़ेंगे इस बात को, अपने पैसे की कमाई को अपना ग्रोथ मानते हैं। बट कंट्रीज लाइक मालदीव, वो बर्मा, भूटान, ये सब बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं व्हेन दे मेजर देयर वेलफेयर। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? लॉजिक समझ में आ गया? इंडिया में लोगों के पास बहुत पैसा है, बट प्रोफेशनली अगर आप कैलकुलेट करें तो यूएस में आपको बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो बोले कि मेरी सैलरी $10,000 पर मंथ है। $10,000 पर मंथ इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करें तो 85 लाख रुपए हो गया बेसिकली। 85 लाख नहीं, 8.5 लाख। बट इंडिया में आपको 8.5 लाख कमाने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे। तो ज्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंडिया में है कि वेस्टर्न कंट्रीज में? चिल्ड्रन, वेस्टर्न कंट्रीज में नजर आती है प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे नजर नहीं आती है। बट है जैसा यहाँ पे भी, बेकारी है, कोई काम नहीं, दिन भर भीख मांगनी है, करोड़ों रुपए की वेल्थ उसी में बना ली। क्या यूएस में आपको भिखारी नजर आएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरी मौसी एक बार मतलब आती रहती थी पहले इंडिया, अब तो बहुत दूर चली गई हैं, आ ही नहीं सकती हैं, हम लोग जा सकते हैं उनके पास। तो आई यूज टू आस्क हर कि मौसी आपके घर के बाहर ऐसे कूड़ा वूड़ा फेंका रहता है? कह रहे नहीं, हमारा सिडनी ऑस्ट्रेलिया बड़ा साफ है। मैंने कहा चुरमुरा होता है वहां पे? कह रहे नहीं, हम घर में ही बना लेते हैं। मैंने कहा चाट, वो भी हम घर में बना लेते हैं। तो पापा का ये सब सवाल इनसे ना पूछा करो, इनकी हैसियत नहीं चुरमुर और चाट की। वहां पे चुरमुर और चाट बहुत महंगा मिलता है। कैसा महंगा मिलता है? क्योंकि इंडियन है। पता लगा किसी काम वाली बाई को रख लिया, वो कह रही है भाभी जी मैं $200 लूंगी हर महीने की। कितने? 200। और मान लीजिए एक अमेरिकन डॉलर 80-85 रुपए का है, तो $200 हो गया 17,000 रुपए। क्या कोई इंडियन 17,000 रुपए काम करने वाली को अमेरिका में देगा? वो शादी करके वाइफ ले जाएगा यहाँ से, एक टाइम बर्तन तुम मांज देना, एक टाइम हम मांज देंगे। हिंदुस्तान में घर में रहने वाले लोग 3 है बच्चों। चैलेंज करता हूं मोहल्ले में निकल जाइए, किसी भी घर में 2-4 नौकर से कम आपको मिलेगा ही नहीं। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? अब हमारे यहाँ ही ले लीजिए आप, एक बर्तन मांजने वाली, वो भी बड़ी रईस टाइप की है, भाभी 2 दिन में हफ्ते में छुट्टी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझती है अपने आप को। हर 3 महीने में इनको तनख्वाह बढ़ानी होती है, ये जैसे सो कॉल्ड सेशल्स में नौकरी करने आ गए हैं। एक बर्तन वाली है, एक वो वॉशरूम साफ करने वाली जमादार है, एक उसके बाद कपड़े वाला धोबी भी है, वो प्रेस करने जाता है बस। धुलता कपड़ा वॉशिंग मशीन में है, उसके लिए अलग आइटम लगा हुआ है धुलने वाला, और प्रेस करने वाला अलग है। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर एक वो झाड़ पोछ करने वाली है, वो डस्टिंग करने के लिए रखा गया है, उसकी 1,500 रुपए तनख्वाह। अभी भाग गई है तो घर वाले खुद ही डस्टिंग करें, मैं बहुत खुश हूँ। समझ में आ गया? और उसके बाद फिर एक वो झाड़ू पोछे वाली है। तो ये तो परमानेंट नौकर हैं। ओके, तो 1-2 बैच की फीस तो इन्हीं नौकरों में चली जाती पूरी पूरी। खोपड़े में बात गई। तो अब इन सब हरकतों से क्या लगता है प्रॉस्पेरिटी ज्यादा कहां पे है, हिंदुस्तान में कि विदेश में? हिंदुस्तान में। और विदेश में तो लोग ज्यादा नौकर अफोर्ड कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि नौकर बहुत महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? क्योंकि भाई पॉपुलेशन कम है, इसलिए लेबर कॉस्टली है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर, हम समझ गए सर, अगर पढ़ाई लिखाई में कुछ ठीक ठाक नहीं कर पाए तो यूएस जाके जमादारी बन जाएंगे कम से कम, या सर सेशल्स में भेलपूड़ी का स्टॉल लगा लेंगे। सेशल्स एक फेमस टूरिस्ट और महंगा डेस्टिनेशन है। तो आगे आते हैं बच्चों। तो 8 तरीके होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। कितने? 8।
उन 8 में से एक ऐसा तरीका है जिसको आप बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और वही आपकी नेशनल इनकम है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। एवरीबडी हैव स्टडीड अकाउंटेंसी में ट्रेडिंग अकाउंट, और उसमें आंसर आता था क्या बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर पीएल में आंसर क्या आता था? नेट प्रॉफिट। और इसके बीच में एक दलिद्र प्रॉफिट आता था जिसको क्या बोलते थे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। बट अगर भारत सरकार आपसे टैक्स लेती है आपके बिजनेस की इनकम पे, तो वो कौन सी इनकम पे टैक्स लेती है? नेट प्रॉफिट जैसा कुछ एग्जैक्टली वो नेट प्रॉफिट भी नहीं होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इज व्हाट? नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट चिल्ड्रन। नेट प्रॉफिट। वैसे ही नेशनल इनकम के मल्टीपल कैलकुलेशंस आपको पढ़ाए जाएंगे। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, कितने कैलकुलेशन हैं? 8 अष्ट धातु से बने हैं, आठों को आप नेशनल इनकम बोलते हैं। बट हमारे लिए इसमें से कौन सी नेशनल इनकम है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब आप इस पूरे बवंडर की तैयारी कर लेंगे तो आपको वो आठों कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट आई एम ऑन टू चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? चलिए लेट स्टार्ट। प्राइमरी सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे हमेशा सपोर्ट करती है, तो आज फिर सपोर्ट कर रही है। इन्होंने 0 पैसे का इनपुट लगाया और आउटपुट कितना दिया? 20,000। ये सारे नंबर मैथ्स में ही है, डिजिट्स में है, तो लोग ये ना सोचे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आती होगी तभी बोल पाएंगे। तो इन्होंने कितना वैल्यू ऐड किया बच्चों? 20,000। ये आउटपुट इन्होंने बेच दिया सेकेंडरी सेक्टर वालों को, मिल ओनर्स को। वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट याद है ना सबको भाई? इन्होंने 20,000 रुपए का गेहूं खरीदा, उसको क्रश किया, दलिया बन गया, और क्रश किया आटा बन गया, और क्रश किया मैदा बन गया, और मैदा बना के बाजार में कितने में बेच दिया? 30,000 में। ये 30,000 रुपए का मैदा खरीद लिया बेकर शॉप ने, और उसमें कुछ आइसिंग वगैरह 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 एड ऑन किया, और केक बनाकर पब्लिक को कितने में बेच रहा है? 45,000। जोमेटो वालों ने 45,000 रुपीज में ये केक खरीदा, और मेरे बर्थडे वाले दिन 36 मार्च को डिलीवर कर दिया घर में 50,000 में। क्या 36 मार्च में दंग क्यों है? कौन 50,000 का केक आता है? 50,000 केक में कुछ नहीं बोले, 36 मार्च में सब हो गया। समझ में आ गया? अच्छा चलो 35 मार्च समझ लो, एक दिन पहले बुला लेते हैं। 50,000 रुपए में केक बिक गया। तो कितना एडिशन ऑफ वैल्यू प्राइमरी सेक्टर ने किया था बच्चों? 20,000। इन्होंने 20 का खरीद के 30 में बेच दिया, कितना वैल्यू एडिशन किया? 10। इन्होंने 30 का खरीद के 45 में चिपकाया, कितना वैल्यू एडिशन किया? 15। इन्होंने 45 में खरीद के 50 में बेचा, हाउ मच इज द वैल्यू एडिशन? 5,000। इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई? नहीं समझ में आई? अंडरस्टूड दिस? तो अब आप इन सारे वैल्यू एडेड को जब जोड़ लेंगे बच्चों, व्हाट इज द आंसर कमिंग? सेम आखिरी वाला, और जिससे आप बोलते थे वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बच्चों वो जो उस समय सिखाया था ना वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ चुका है। क्या ट्विस्ट है सर? वो स्टोरी थोड़ी रियल नहीं थी, थोड़ी रियल नहीं थी, क्योंकि वहां पे हमने ये बात ही नहीं की थी कि जो भी प्रोड्यूसर होगा वो मशीन को रिप्लेस करने के लिए भी कुछ पैसे अपने पास बचा के रखेगा। तो असेट के रिप्लेसमेंट के लिए जो पैसे हम बचा के रखते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? डेप्रीसिएशन। याद आया आपको क्यों पढ़ाए गए थे नेशनल इनकम के बेसिक टर्म्स? देयर आफ्टर 20,000 करोड़ जिसने वैल्यू ऐड की, वो 6,000 बचा के चल रहा है अपनी मशीन को कल को रिप्लेस करने के लिए। कितने पैसे उसके पास अब बचेंगे आगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? 14,000। क्या भारत सरकार पड़ोसी देश से उधार मांग के लाएगी देश चलाने के लिए? नो। भारत सरकार इनकम टैक्स तो लेगी, बट वो यहां पे इग्नोर किया जाता है बच्चों। हम यहां पे बात करते हैं जीएसटी की। किसकी बात करते हैं? दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो 14,000 करोड़ में 1,400 करोड़ टैक्स चला गया। हाउ मच मनी विल बी गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेजेस फॉर लेबर, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट कैपिटल के लिए, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर के लिए? कितना पैसा कुल कंट्री में बटेगा? 12,600, जिसमें से 600 आपने वेजेस दे दिया, 2,000 रेंट, 7,000 इंटरेस्ट, और 3,000 क्या दे दिया? प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? अगेन सेकेंडरी सेक्टर वालों ने वैल्यू एडेड कितना किया है? 10,000। इन्होंने भी अपना अवन या क्रशिंग मिल में जो मशीन लगी हुई है उसको रिप्लेस करने के लिए 2,000 रुपए बचा के रख लिया। हाउ मच मनी दे कैन डिस्ट्रीब्यूट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? 8,000।
उसमें 800 करोड़ तो टैक्स चला गया, कितना बचा बच्चों? 7200 में 100 करोड़ लेबर को वेजेस दे दी, लैंड को दे दिया रेंट 1100 करोड़, जिससे बोरो किया था उसको दे दिया 3500 करोड़, और ऑन्टरप्रेन्योर ने अपने पास रख लिया 2500 करोड़। तो टोटल इस सेक्टर के थ्रू मार्केट में कितना पैसा आया? 7200। अगेन सेकेंडरी सेक्टर में बेकरी वाले ने वैल्यू ऐड कितना किया था? 15,000। इसको कल को नया ओवन खरीदना है, हाउ मच मनी ही विल सेट असाइड फॉर दैट? 1500। कितना पैसा बटने के लिए है तैयार श्रीमान? 13,500 करोड़ में से जीएसटी लग गया 1350 करोड़, जो सरकार ले गई, टैक्स सरकार को देना पड़ेगा आप जब एज अ बिजनेसमैन आउटपुट बेचोगे। हाउ मच मनी इज अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट? 12,150 में 150 करोड़ वेजेस बांट दी, लैंड पे रेंट कितना दे दिया? 2,000, इंटरेस्ट कितना दे दिया कैपिटल पे? 9,000, और अपने लिए प्रॉफिट कितना रख लिया? 1,000। इतना समझ में आ गया? जोमैटो वाले क्या भंडारे में लंगर खाएंगे जाकर? अभी तो भंडारा चालू ही नहीं हुआ है। कितना वैल्यू ऐड किया उन्होंने? 5,000 करोड़। 500 करोड़ इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के पीछे जो बक्सा लादे रहते हैं ना, उसको रिप्लेस करने के लिए रख लिया। कितना पैसा पब्लिक में बटेगा एफओपीज में? 450, 4,500। सरकार ने इनसे टैक्स कितना ले लिया? 450। हाउ मच मनी विल फाइनली बी गोइंग टू द पब्लिक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज फैक्टर पेमेंट? 4,050। 250 करोड़ वेजेस चली गई, 1,800 करोड़ किराया, 1,200 करोड़ इंटरेस्ट, और अपने पास प्रॉफिट कितना रखा? 800 करोड़। इतना समझ में आ गया? तो नेट इफेक्ट कंट्री में फाइनली कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए चिल्ड्रन? 36,000 करोड़। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से कैलकुलेशन करते हैं नेशनल इनकम का चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड। बट अगर आप ये देखें कि एफओपीज को इनकम्स कितनी बांटी गई, और आप इस पर्सपेक्टिव से नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, तो दिस इज कॉल्ड एज इनकम मेथड। कौन सा मेथड? इनकम मेथड। पीपल अंडरस्टूड हाउ द मेथड्स आर इंटरकनेक्टेड बेसिकली? नहीं समझे? पक्का? तो आप इसको बोल सकते हैं, इट इज द टोटल अमाउंट विच द स्कूल हैज चार्ज्ड एज फी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द अमाउंट व्हाट स्कूल हैज पेड इनकम टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बात तो अल्टीमेटली वही है, चाहे आप ऐसे कान पकड़िए चाहे ऐसे कान पकड़ लीजिए, बात वही है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सो चिल्ड्रन, टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज 1,100 करोड़। हाउ मच? 1,100। रेंट कितना नजर आ रहा है आपको? 6,900। इंटरेस्ट टोटल कितना नजर आ रहा है सारे फैक्टर्स सेक्टर्स का? 20,700। और प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है? वेरी गुड, 7,300। नेशनल इनकम की भाषा में बच्चों वेजेस को बोला जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बोला जाता है? एंड रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेस्ट इन पीस, इसको मिला के बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इन दोनों चीजों को जब आप जोड़ देंगे, अगेन आपका आंसर कितना आएगा? 36,000। तो या तो आप इनकम्स का टोटल कर लीजिए या नेट प्रोडक्ट ले लीजिए चिल्ड्रन। इज देयर एनी डिफरेंस इन द आंसर? नो, इट इज एग्जैक्टली सेम। इतनी कहानी समझ गए सब लोग? अब जिस सेक्टर को 1,100 करोड़ की वेजेस मिल रही हैं, क्या पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देगा? नो, कुछ पैसा अपनी डे टू डे लिविंग पे खर्च करेगा और कुछ भविष्य के लिए बचा के चलेगा। तो जो डे टू डे लिविंग पे खर्च हुआ चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो भविष्य के लिए बचा लिया, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जिन लैंडलॉर्ड्स को 6,900 करोड़ रुपए रेंट मिला, डू यू कंसिडर कि ये अपना सारा पैसा खर्च कर देंगे बच्चों? कुछ पैसा ये डे टू डे लिविंग पे खर्च करेंगे, विच इज अगेन कॉल्ड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कुछ ये बचा के रखेंगे, भविष्य में बेनिफिट मिलेगा उससे, इट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर दोनों को एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हैं? इसको तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोले। नो चिल्ड्रन, बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एनीथिंग दैट गिव्स बेनिफिट इज टाइटल्ड एज एक्सपेंडिचर। जो इंस्टेंट बेनिफिट दे दे, इट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो डेफर्ड बेनिफिट दे, इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जिन साहूकारों को 20,700 करोड़ रुपए मिल गया इंटरेस्ट, क्या ये सारा पैसा खर्च कर देंगे बच्चों झटपट? नो, जो तुरंत खर्च हुआ वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो भविष्य में होगा वो
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ गए इस बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? समझ गए? देयर आफ्टर चिल्ड्रन, जिन एंटरप्रेन्योर्स ने प्रॉफिट रखा, क्या ये पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देंगे चिल्ड्रन? नो। जो तुरंत खर्च करेंगे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जो बचा के रखेंगे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इन तीनों चारों एक्सपेंडिचर्स को आप टोटल कर लें, दैट इज 700, 2900, 3700, 4300, वी विल गेट व्हाट? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इन सबको टोटल कर लें तो वील गेट व्हाट? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सबको टोटल करेंगे तो ये आंसर भी कितना आएगा? 36,000। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड, दिस इज कॉल्ड एज इनकम मेथड, और ये बाउंडर अप्लाई कर लेंगे तो कौन सा मेथड हो जाएगा? वैल्यू एडेड मेथड। सबको समझ में आ गया हाउ द मेथड्स आर बीइंग कोरिलेटेड टुगेदर चिल्ड्रन? सबको मेथड्स का कोरिलेशन समझ में आ गया? कोई क्वेरी किसी की? पक्का? चलिए तो लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आते हैं आगे बच्चों, द थिंग्स विच पीपल नीड टू रिमेंबर द मोस्ट। तैयार सब लोग? तैयार सब लोग भाई? एवरीबॉडी? चलिए, आपको नजर आ रहा होगा हमने कहीं पे मार्केट प्राइस लिखा था, ये वैल्यूज हमने छठे कॉलम में लिखी थी, नजर आ रही है? इन सब वैल्यूज में से आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया था। नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को देना है माइनस जो गवर्नमेंट आपको छूट देती है टैक्स में। मान लीजिए आपने गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए टैक्स देना है और गवर्नमेंट कह रही है भाई 15 करोड़ हम आपको छोड़ दे रहे हैं, तो आप कितना देंगे? सिर्फ 85। तो इट इज 100 करोड़ एंड माइनस 15 करोड़, तो आ जाएगा 85। तो जब आप मार्केट प्राइस किसी भी चीज की लें उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करें, व्हाट यू विल गेट? फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट में अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस। अब बच्चे कहेंगे सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? अभी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ डेटा मार्केट प्राइस पे आ जाएगा और आपको कन्वर्ट किस पे करना होगा? फैक्टर कॉस्ट पे। तो किसको माइनस करेंगे भैया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। मेनी टाइम्स आपको डेटा मिलेगा फैक्टर कॉस्ट पे और आपको चाहिए कौन सा वाला? मार्केट प्राइस। तो क्या करेंगे आप? ऐड। ऐसे समझ लीजिए 10 रुपए का सामान है, 2 रुपए उसके ऊपर टैक्स ऐड हुआ, बाजार में वो कितने का बिकेगा बच्चों? 12 रुपए का। तो व्हेन यू गो टू मैकडोनल्ड्स, अगर वो आपको बोलते हैं कि हमारा बर्गर 100 रुपीज का है, क्या आप 100 ही पे करते हैं उनको? आप 100 से थोड़ा ज्यादा किस चीज का पेमेंट करते हैं आप उनको? टैक्स का। तो 100 रुपीज इज द फैक्टर कॉस्ट, टैक्स उसमें एड ऑन होता है तो क्या बन जाती है बच्चों? मार्केट प्राइस। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया? मार्केट प्राइस में टैक्स माइनस होगा तो फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स ऐड होगा तो क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस। इज दैट अंडरस्टूड? बोलेंगे तो नहीं? चलिए, अब ये ग्रॉस और नेट क्या है? घर में मिठाई आई, वेट था उस पे 1.2 किलोग्राम। आपने उस डिब्बे में से मिठाई निकाली, गेस्ट्स पे भरोसा कम था, पड़ोस की हलवाई की दुकान पे चले गए और उससे कहा इसको तौल दो जरा, और वहां पे मिठाई कितनी निकली? 1 किलो। क्या आप पापा मम्मी को भड़काएंगे गेस्ट के खिलाफ कि ये गेस्ट थोड़े छोटे टाइप के हैं? नहीं। क्यों? मिठाई के डिब्बे पे 1.2 kg लिखा था बट मिठाई 1 किलो की थी, डिब्बे का वजन 200 ग्राम था। समझ में आ गया? तो पापा बोलेंगे गेस्ट अच्छे हैं, तुम डब्बा हो। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये जो वेट है चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रॉस वेट। और ये क्या होता है? नेट वेट। समझ में आया कि नहीं? तो अगर आपको कभी कोई बोले गुस्से में, बुद्धि उद्धि है कि एकदम पैदल हो, तो क्या करना है आपको? तुरंत हलवाई की दुकान जाना है और अपना सर ऐसे दे मारना है वेइंग स्केल पे। पता लगा वहां पे वजन आ गया 2 किलो, तो आप बोलेंगे हमारे दिमाग का वजन 2 किलो ग्रॉस है, 2 किलो ग्रॉस। बट मम्मी पूछी 1 + 1 कितना होता है, आप बोले 0, तो नेट वेट कितना है ब्रेन का? 0 kg, और ग्रॉस वेट कितना था? 2 किलो। तभी मम्मी बोलती है भूसा भरा है भूसा। समझ में आ गया? गर्मी में कम निकलो, पता लगा आग वाग पकड़ लिया, भूसा, धूप ज्यादा रहती है। तो ग्रॉस और नेट का मतलब समझ गए? ग्रॉस और नेट का मतलब समझ गए? विद डब्बा इट इज ग्रॉस, विदाउट डब्बा इट इज नेट। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? पक्का? एक बार मेरी डॉटर खा रही थी मैंगो, तो गुठली आई, मैंने कहा ईट दिस, मैं हड्डी नहीं खाऊंगी।
मैंने कहा हड्डी नहीं बेटा, इसको गुठली बोलते हैं। कि चिकन में तो आप कहते हैं बोन होती है, हड्डी होती है, तो ये मैंगो की बोन है। मैंने कोई बात नहीं, पंजाबी परिवारों में ऐसा ही होता है, उनके बच्चे आम की गुठली को भी हड्डी बोलने लग जाते हैं। तो आपके घर में गेस्ट आए, मम्मी ने मैंगो सर्व किया उनको, और गुठली कौन खाएगा? सर जैसे आपके घर में आप, हमारे घर में हम, और कौन खाएगा? तो गेस्ट के सामने गुठली नहीं रखी जाती। क्यों नहीं रखी जाती? बड़ा डर्टी फिल्दी लगेगा। बट मैं तो खा लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, ग्लव्स पहन के खा लो। और पता ना खाते खाते लपक के किसी दूसरे के मुंह पे पड़ गई जाके, तो और लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। ओके, समझ में आ गया? तो मान लीजिए कि आपने कटहल खरीदा, क्या खरीदा? कटहल 5 किलो। बट जब उसमें से ऊपर, अब ये ना बोलेगा स्किन उतार दी गई उसकी, चिकन खरीदने नहीं जा रहे हैं और सिर्फ सावन चल रहा है, राम 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 राम। समझ में आ गया? जब सो कॉल्ड उसका छिलका अलग कर दिया गया, तो कटहल बचा मुश्किल से 4.25 किलो का। तो 4.25 किलो विल बी कॉल्ड एज व्हाट? नेट वेट। और पूरे सहित क्या था? ग्रॉस वेट। समझ में आ गया? मान लीजिए आज किसी का वजन 50 किलो है, तबीयत खराब हो गई मौसम की वजह से, 3 दिन बाद वजन 42 किलो हो गया, तो आप उससे कहेंगे तुम्हारा ग्रॉस वेट 50 था, तुम बीमार हो, नेट वेट कितना हो गया? 42। तो 8 किलो बीमारी का वेट था। एंड बीमारी इज कॉल्ड एज व्हाट? झमझम, डेप्रीसिएशन। तो जब भी आप ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं बच्चों, डेप्रीसिएशन क्या करेंगे? माइनस। और जब आप सो कॉल्ड नेट से ग्रॉस की तरफ जाते हैं, तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? प्लस। अगर आपको इस बात को समझने में कोई समस्या हो तो आप यहां से देख सकते हैं। ये है वैल्यू एडेड, ये पैसा आपने बचा के रखा है रिप्लेसमेंट के लिए। फाइनली पब्लिक को कितना बांट सकते हैं अदर देन टैक्सेस? दैट इज कॉल्ड एज नेट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट याद है सबको? बस उसी से डिस्कवर किया गया है। तो ग्रॉस से नेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? डेप्रिसिएशन को माइनस, और नेट से वापस ग्रॉस पे जाना है तो प्लस। तो एक सिंपल सी बात इतनी समझिएगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो यू नीड टू ऐड, और बड़ी से छोटी की तरफ जाएंगे तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट। याद रहेगी सबको बात? याद रहेगी सबको बात? समझ में आ गया? चलिए, अब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसको थोड़ा ज्यादा ज्ञानबाजी से समझना है। तैयार है सब लोग? कंट्री के अंदर मान लीजिए आपने 4,000 करोड़ रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस किया। कितना बच्चों? 4,000। और बाहर से आपके पास आए 300 करोड़ और गए 100 करोड़। तो फाइनली अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी इनकम 4,200 करोड़ की है, तो नो बडी वुड बी हैविंग एनी सेकेंड थॉट टू दिस। 4,000 करोड़ देश के अंदर का प्रोडक्ट, 300 करोड़ बाहर से आया और 100 करोड़ गया, तो नेट इफेक्ट कितना हुआ? +300 और -100 का 200। 4,000 + 200 इज व्हाट? 4,200। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना है? प्लस, और इनकम टू अब्रॉड को क्या करना है? माइनस। व्हाट यू विल गेट? नेशनल प्रोडक्ट। सर ये दूसरा फॉर्मूला किसका है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम टू अब्रॉड। ध्यान दीजिएगा बातों पे। 300 आया और 100 गया, तो ये 200 प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में। इसी को स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। लेटस से यहां पे वैल्यू 400 है और यहां पे वैल्यू 600 है, तो आया 400 और गया कितना? 600। नेट 200 क्या हुआ चिल्ड्रन? माइनस। अगर आपको क्वेश्चन नेट इनकम टू अब्रॉड लिख के देता है, तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में उसको क्या करेंगे बच्चों? माइनस। नहीं समझ में आ रही बात? 4,000 + 400 कितना होता है? 44। -600 कितना हो जाएगा भाई? 38 होगा। तो 4,000 से 38 अगर निकालना है, तो इस 200 को आप क्या करेंगे? माइनस ही तो करेंगे। तो नेट इनकम फ्रॉम का मतलब प्लस होगा, नेट इनकम टू का मतलब माइनस। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना है और टू अब्रॉड को माइनस। और अगर उल्टा आना है बच्चों, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ, तो फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे आप? माइनस, और टू अब्रॉड को क्या करेंगे? प्लस। ये सारी बातें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ध्यान देने वाली है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? और ये पन्ना ब्रह्मास्त्र है बच्चों, ब्रह्मास्त्र। अगर आपने पन्ना ध्यान से समझ लिया, तो जिंदगी में एनआई का न्यूमेरिकल आप कभी गलत करेंगे ही नहीं, कभी नहीं गलत करेंगे। और अगर इस पन्ने को नहीं समझा ध्यान से, तो सिर्फ पन्ना ही बेचते रहेंगे, हीरा पन्ना नहीं, कागज का पन्ना ठेले पे लगा के 5 रुपए किलो की रद्दी। समझे बात को? बात को समझ गए भाई?
कोई क्वेरी है यहाँ पे किसी की तो प्लीज डू आस्क। चलिए आते हैं आगे बच्चों। मैं बात कर रहा था कितने प्रकार की नेशनल इनकम होती है बच्चों, अभी अभी आपसे थोड़ी देर पहले। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम्स आर देयर? 8। आपको ये 8 नजर आ रहे हैं? नहीं सर, 4 4 2 बार नजर आ रहे हैं। हाँ, इसलिए भगवान ने 2 आंखें दी हैं। इधर वाली 4 देखो, इधर वाली 4 देखो। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होगा तो हर चीज कॉमन क्या होगी बच्चों? डोमेस्टिक। और ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट होगा, व्हाट विल बी द सिमिलरिटी पॉइंट? नेशनल। तो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी नेशनल इनकम है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी नेशनल इनकम है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी नेशनल इनकम है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस भी नेशनल इनकम है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नेशनल इनकम, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज ऑल्सो नेशनल इनकम, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज ऑल्सो नेशनल इनकम। बट हमारे लिए नेशनल इनकम क्या मानी गई है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब सर ये होता क्या है बेसिकली? आप समझ लीजिए कि आपका घर इंडिया है। आपका घर क्या है? इंडिया। और घर के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। कौन सी एक्टिविटीज है? इकोनॉमिक। और हर एक्टिविटी में, एक एक्टिविटी में लेन देन 1 रुपए का है। कितने का? 1 रुपए का। तो अगर साल भर में 365 एक्टिविटीज हुई तो आपका सो कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो गया? 365 रुपए। इज दैट क्लियर? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? आपने अभी इसमें से डेप्रिसिएशन जैसा कुछ भी माइनस नहीं किया है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब आपने टैक्स जैसी चीज को भी अभी ऐड नहीं किया है, और सिर्फ डोमेस्टिक है। तो आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, विदेश से कोई भी लेना देना आपका नहीं है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब आपने डेप्रिसिएशन की वैल्यू को तो माइनस कर लिया है, बट आपने टैक्स जैसा कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी है तो आपने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं किया। इतनी बात सुनाई पड़ गई? नहीं सुनाई पड़ रही? बोरिंग लग रहा है क्या? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब इसमें टैक्स ऐड हो चुका है, टैक्स ऐड हो चुका है। ग्रॉस का मतलब इसमें अभी डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं हुआ। और डोमेस्टिक मतलब आपको विदेशी लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? एनडीपी एट मार्केट प्राइस कहने का मतलब घर के अंदर ही होली खेलनी है, घर के अंदर ही होली खेलनी है। आपने सो कॉल्ड चेहरे पे तेल लगाया था, उसको उतार दिया है आपने, और पिचकारी रेडी है आपकी। एनडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब टैक्सेस हैव ऑलरेडी बीन एडेड, क्योंकि नेट लिखा है तो आपका डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। डोमेस्टिक है तो आपको बाहरी लेन देन से कोई लेना देना नहीं है। तो चारों नेशनल इनकम्स हैं, बट हमको इस तरह की नेशनल इनकम से कोई भी लेना देना नहीं है। बट हमारे न्यूमेरिकल्स में ये सब आता है। व्हाट इज जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट? आपने विदेशी लेन देन को तो जोड़ लिया है, आपने डेप्रिसिएशन को अभी माइनस नहीं किया है क्योंकि ग्रॉस वर्ड है, और क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है तो अभी इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं हुए हैं। वहीं पे बच्चों अगर मैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस की बात करूं तो ये ग्रॉस है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं हुआ। मार्केट प्राइस है मतलब टैक्स ऑलरेडी ऐड हो चुका है, और नेशनल है तो बाहरी आत्माओं का भी लेन देन इसमें जुड़ा हुआ है। एनएनपी एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब टैक्स इसमें एडेड है, नेशनल है तो बाहरी आत्माओं का भी लेन देन हो चुका है, और नेट है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन डिडक्टेड है। इज दैट क्लियर? बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में नेशनल इनकम का मतलब पूरी देश में बिकने वाला सामान माइनस डेप्रिसिएशन के थ्रू बचाया गया पैसा, माइनस जो सरकार का जीएसटी है। सर जीएसटी का माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सपेक्टिव है बच्चों की, जो टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेती है अल्टीमेटली वो आपके ऊपर वापस खर्च करती है, तो वो किसी की ना इनकम मानी गई है ना किसी का एक्सपेंस, वो सिर्फ जग है जिसमें पानी भरा है, उसकी औकात कुछ भी नहीं है, औकात सिर्फ पानी की है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नेशनल इनकम का मतलब इन 8 में से सिर्फ क्या है? व्हाट? एनएनपी। मान लीजिए आपके घर में बड़े भैया या दीदी का शादी का रिश्ता आया, तो आप ये देखेंगे परिवार कितना वेल्दी है, या जिससे रिश्ता होना वो लड़का कमाता कितना पैसा है। आप इंटरेस्टेड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, किसमें? ऑपरेटिंग। नेट प्रॉफिट तो हो सकता है पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था, दादाजी जमींदार थे, पड़ोसी जमादार हैं, समझ में आ गया? तो पारिवारिक संपत्ति से लेना देना नहीं है। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद नेट प्रॉफिट, वी आर कंसर्न्ड विद वो जो होने वाले जीजा जी हैं, वो हमारी जीजी जी को
खुश रख पाएंगे या, हाँ सर खुश रख पाएंगे सर, सर्कस में जोकर थे पहले। अरे कहने का मतलब खर्चा वगैरह अफोर्ड कर लेंगे या नहीं। तो परिवार वाले पूछ लिए कितना खर्चा तुम्हारी बहन का, बस करीना कपूर से 5% कम है, हमें तो शादी नहीं करनी है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, एक दो जगह नौकरी और करनी पड़ेगी, पहले लिंक्डइन प्रोफाइल थोड़ा मजबूत कर लें, बढ़िया नौकरी मिल जाए तो फिर शादी ब्याह की बात होगी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, तो मेरे लिए रिश्ता आया था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जोड़ पाऊंगा रिश्ता, पता लगा एक दो बैच सिर्फ कॉस्मेटिक्स की पेमेंट के लिए सो कॉल्ड पढ़ाना पड़े। तो खोपड़े में बात गई बच्चों, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलिए, तो शादी ब्याह के केस में कौन सा प्रॉफिट देखा जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग। सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं देखा था, खुश ना हो ज्यादा, जो लड़की ब्याहने वाली है उसका ऑपरेटिंग खर्चा कितना है। नहीं हमारी लड़की बड़ी सुशील टाइप की है, जो भी खाने में नहीं आता इसको बनाने जोमेटो से ऑर्डर कर लेती है, समझ में आया, जोमेटो चलाना आता है, स्विगी चलाना आता है इसको। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। चलिए, तो लड़के लोग ध्यान दें, उन सबको अपने जीवन में क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ाना है, और लड़कियां ध्यान दें, उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करना है, कम करना है बढ़ाना है, कम करना है। वंश भाई तो वैसे ही उसमें झटके झटके में आ गए हैं। चलिए, खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, चलते हैं आगे। तो किस चीज को हम एनआई बोलेंगे बच्चों, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। देश में बिकने वाले गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा जिसमें डेप्रीसिएशन को कर दिया गया है माइनस, जीएसटी को जोड़ना नहीं है, जुड़ चुका है तो माइनस कर दीजिए, और बाहरी लेन देन भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसा आया गया उसको भी कंसिडर करना है। दिस इज आर एनआई। नहीं समझे बात को, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलते हैं आगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करने से पहले ये चार कैलकुलेशंस आपके पास आएंगे। कौन कौन से चार कैलकुलेशंस आएंगे भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और चारों में कॉमन क्या है, ऐड करने से पहले जो लागत आती है वो फैक्टर कॉस्ट, और ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। तो इन सब में आपस में लेफ्ट राइट बच्चों सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इन वैल्यूज में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दोगे तो ये आ जाएंगी, ये राइट साइड वाली वैल्यू में माइनस कर दोगे इनडायरेक्ट टैक्स तो लेफ्ट वाली आ जाएंगी। समझ में आ गया। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स किस तरह के देश में काम आते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, और ये सारे के सारे कहां पे होंगे, ओपन इकोनॉमी। इज दैट अंडरस्टूड। तो जिस कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहां पे ये नजर आएगा, ये नजर आएगा, ये नजर आएगा, ये नजर आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। इनमें से आप कुछ चीजें रिवर्स कर देंगे, जो पैसा बाहर से आया वो इस वैल्यू को बढ़ा चुका है, जो पैसा बाहर गया वो इस वैल्यू को घटा चुका है। इज दैट अंडरस्टूड। अभी पीछे पढ़ा था ना, डिट्टो वही चीज है। डेप्रीसिएशन माइनस करने से पहले एवरीथिंग विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ग्रॉस, और माइनस करने के बाद एवरीथिंग विल बी कॉल्ड एज व्हाट, नेट। तो ध्यान से बातों को सुनिएगा बच्चों। कॉम्पोजिशन पूरा का पूरा सेम है, मैंने किसी भी कॉलम में डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, जस्ट सी दिस। यहां पे आपने फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट लिखा है, और यहां सब में क्या लिखा है, मार्केट प्राइस। हर जगह यहाँ पे डोमेस्टिक और यहाँ पे क्या है, नेशनल। यहाँ हर जगह ग्रॉस लिखा और यहाँ हर जगह क्या लिखा है, नेट। तो इट इज सबका ग्रॉस और ये क्या है, सबका नेट। ये मार्केट प्राइस पे है और ये सारे के सारे फैक्टर कॉस्ट पे है। समझ में आ गया क्या कैसे कंसिडर किया जा रहा है। चलिए, ये है बच्चों सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग, और ज्यादा पढ़ा दूंगा तो लोग पगला जाएंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, बड़ी यूनिट कौन सी है बच्चों दोनों में से, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड माइनस। सब्ट्रैक्ट मत बोलिए, बड़ा लंबा वर्ड है, माइनस में काम चलाइए। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ऐड। तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो एंडिंग पॉइंट ये हो जाएगा, और अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। बड़ी यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, और स्मॉलर यूनिट से बिग यूनिट पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। ग्रॉस से नेट फाइंड आउट करना है, व्हाट टू डू। अरे नहीं यार, तो दिमाग वाला एग्जांपल, सिर का वेट 2 किलो, मम्मी के लिए भूसा भरा है, नेट वेट 0, तो ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएंगे, माइनस, और नेट से ग्रॉस पे प्लस। इज दैट क्लियर। कॉमर्स वाले बच्चे ऐसे भी समझ सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंस माइनस करते हो तो नेट प्रॉफिट आता है, और नेट प्रॉफिट में एक्सपेंस ऐड करते हो तो क्या आता है,
ग्रॉस प्रॉफिट। नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, व्हाट टू डू? माइनस। क्यों? क्योंकि नेशनल बड़ी वैल्यू है और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस करना पड़ेगा। समझ गए इतनी बातों को? नहीं समझे? समझ गए। चलिए अपनी क्लास वर्क कॉपी ओपन कर लें बच्चों, और मैं कुछ लिखने जा रहा हूं। आई वांट कि आप भी उन चीजों को लिखें। बी झटपट फास्ट, बी झटपट फास्ट टू दिस। चलिए हेडिंग लिख लीजिए। कैलकुलेटिंग NI aggregates, calculating NI aggregates. कैलकुलेटिंग NI aggregates। फिर से बताइए, मैंने आपको कितने तरह की नेशनल इनकम अभी पढ़ाई है? 8 टाइप्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 8 टाइप्स लिख डालिए यहां, तो लिख लेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। रेडी एवरीबॉडी? चलो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे GDP एट फैक्टर कॉस्ट, फिर लिखते हैं GDP एट मार्केट प्राइस, फिर लिखते हैं GNP एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर लिख देते हैं GNP एट मार्केट प्राइस। सबको नजर आ रही है भाई? सबको नजर आ रहा है? चलिए यहाँ पे इन चारों को आपको सो कॉल्ड ग्रॉस से कन्वर्ट किस में करना है? किस पे कन्वर्ट करना चला? नेट पे। किस पे कन्वर्ट करना है हमको इनको? नेट पे। चलिए ये नेट हो गया, ये भी नेट हो गया, ये भी नेट हो गया, और ये भी नेट हो गया। अपडेट फास्ट, रीड एवरीबॉडी। तो बच्चों मैं आपको हर कैलकुलेशन के 3 फॉर्मूले सिखाऊंगा। हाउ मेनी? 3 फॉर ऑल। तो 8 3 कितना होता है? 24 कैलकुलेशंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे नहीं पूछे जाएंगे, बट इनमें से कोई एक तरीका जरूर पूछा जाएगा। तो आपका होमवर्क ये है कि ये काम तो आपने कर ही लिया होगा, बस घर जाके इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, कैसे स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट और बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट पे आना है। इतना काम कर लेंगे सब लोग? चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।